नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इससे पहले ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा गया था, बल्कि 4 सवाल पूछे गए थे। उनकी स्टोरी ये थी कि उनको यहाँ पर आए हुए उनको डिस्क्रिप्शन लीव मिले हुए 2.5 साल होने वाले हैं। मार्च में उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत है। सो उसका जवाब ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी, आप अभी आगे डिस्क्रिप्शन लीव के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होगा वहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत होगी, उससे पहले आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी कि आपका बच्चा जो यहाँ पे पैदा हुआ था, जिसको 10 साल हो गए हैं या 10 साल होने वाले हैं, वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। जो फॉर्म आपने इस्तेमाल करना है वो फॉर्म टी होता है। उसके अंदर जो होम ऑफिस की फ़ीस है गालिबन £749 होम ऑफिस की फ़ीस है, और उसके साथ आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपके बच्चे को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी। तीसरा सवाल आपका यह था कि जी आप जब आए थे 2003 में, आपके साथ एक बच्चा आया था, उसने आप GCSEs कर लिए हैं, उसको भी 10 साल कंप्लीट हो चुके हुए हैं, क्या आप उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना आप उसकी नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये बच्चा यूके में पैदा नहीं हुआ था। हाँ, उसकी बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाती है जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। सो आपने जब अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए तो वो बच्चा भी आपके साथ एक्सटेंशन के लिए ही अप्लाई करेगा। आखिरी चीज़ जो आपने पूछी कि जिस बच्चे को ब्रिटिश नेशनलिटी अब मिल जाएगी, क्या उसके लिए भी एक्सटेंशन अप्लाई करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली जी, उसके लिए तो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज वो तो अब ब्रिटिश नेशनल बन जाएगा। जब वो ब्रिटिश नेशनल बन जाता है तो आपको उसकी एक्सटेंशन नहीं अप्लाई करनी, बिकॉज अब वो इमिग्रेशन कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। अब वो एक ब्रिटिश नेशनल होगा और उसको आप एज अ ब्रिटिश नेशनल जो यहाँ पे राइट्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी उसके ऊपर होंगी। सो उसके बाद अगर वो चाइल्ड बेनिफिट के लिए आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज वो ब्रिटिश नेशनल होगा तो वो उसका राइट बनता है चाइल्ड बेनिफिट का। लेकिन अदर देन दैट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके दूसरे बच्चे हैं जो यहाँ पे पैदा नहीं हुए, उनको चाहे 10 साल हो भी जाएं, उनको आपने अभी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए रजिस्टर नहीं कराना। ठीक है जी, चारों सवालों के आपके जवाब मेरे ख्याल है मैंने क्लियरली बता दिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ जी, मेरे दो सवाल सन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। बताएं। कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ। ठीक। ਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ? ओके, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਵ ਤੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੀਗਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਵ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ILR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਐਵਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ILR ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਵ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी मिस्टर मलिक, सॉरी मिस्टर अली जी। हाँ जी जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैं 2012 था 9 जुलाई से पहले मैंने FLRO फॉर्म जो फिल करके लगाया था,
और वो 1.5 ईयर के बाद हमें जो रिफ्यूज कर दिया, और उसके बाद हम रिकंसिडरेशन में गए। वो उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू में डाला और हमें राइट ऑफ अपील मिला। हम फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में गए और वहां पे हमारे हक में फैसला हुआ, बिकॉज ऑफ कि जो होम ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने केस वापस ले लिया था। ठीक। उसके बाद उन्होंने 5 दिन के बाद वहां पे हमारे हक में फैसला हो गया। 5 दिन के बाद उन्होंने फिर दोबारा से अपर ट्रिब्यूनल में जो था वो केस कर दिया और हम वहां पर भी जा चुके हैं। वहां पर भी उन्होंने, जजेस ने हमारी जो थी क्लियर ये करवाया कि जो हमारा पहला फैसला हुआ है फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने हमारे हक में किया है वो सही किया। उन्होंने सारा जो कुछ देखे हमारे डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने जो ये भी बोला है कि हमारा जो टाइम खराब किया गया है, हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है, और हमें जो 9 जुलाई से पहले किया है वो सारा टाइम भी काउंट करें और जो पहला फैसला हमारे हक में हुआ वो भी देखें। लेकिन अभी 1.5 ईयर हो गया है, मुझे उधर से अपर ट्रिब्यूनल से लेटर आई है लेकिन मुझे होम ऑफिस से कोई लेटर नहीं आई है। मैं सिर्फ ये वेट कर रही हूँ। और मेरे 2 बच्चे जो जहाँ पे बॉर्न हुए, एक जो है अभी 10 साल का हो जाएगा 2-3 मंथ के बाद, और एक जो है अभी 8 ईयर का है, और जो मेरा बच्चा साथ आया तो वो अभी 13 ईयर का है। ठीक है जी। तो मैंने ये पूछना कि अब हमारा क्या हो सकता है, क्या करें हम, हमें कौन सी लीव मिल सकती है? ओके, बताता हूँ जी। नंबर 1 आपको ये चीज़ देखनी है कि फ़ैसला आपके हक में हो चुका हुआ है। जजेस ने यह भी कहा है कि 9 जुलाई 2012 से पहले जो कानून था वही आपके ऊपर अप्लाई होगा, उसी के ऊपर आपने चलना है। तो क्या आपको मिलना चाहिए, ये अब आपके देखने वाली बात बनती है। मैं तो सुन के जो आपकी सिचुएशन लग रहा है, पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए समझ यही आती है कि जी आपको इंडेफिनेट लीव अब मिल जानी चाहिए, बिकॉज आपको उन्होंने बहुत ख़राब की है। सो चाहे वो एज अ डिस्क्रेशन दे दें आपको, लेकिन आपको इंडेफिनेट लीव उनको दे देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आपको कोई जवाब भी नहीं आ रहा। सो अब आपको क्या करना है, 1.5 साल हो गया हो, जो अपर ट्राइब्यूनल का भी फैसला आ चुका है और आपको अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया होम ऑफिस ने। अब आपको क्या करना है, एक आपको कंप्लेन करनी है होम ऑफिस के खिलाफ। आप उनके जो कंप्लेंट आपको वेबसाइट पर उनके जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो एक तो वो चीज़ करे। दूसरा, उनका एक कस्टमर केयर का नंबर है 0300 123 समथिंग समथिंग आगे चलता है। आप उस नंबर पर फ़ोन कीजिए, उनको बताइए कि जी ये मेरी सिचुएशन है, मेरा केस निकाल के मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या हो रहा है और मुझे कब तक जवाब एक्सपेक्टेड है, या मुझे पुट मी थ्रू टू समबडी जिससे मैं जवाब ले सकूँ इसके ऊपर। या आप उनसे कह सकते हैं कि आपको कॉल बैक करें और आपको अपडेट दें अपने केस के बारे में। सो एक तो ये चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ें ये हो सकती हैं। तीसरी चीज़ आप ये कीजिए कि अपने लोकल एमपी के पास चले जाइए, अपने लोकल एमपी को जाके बताइए सारी कहानी जिस तरह आपने मुझे बताई। एमपी उनको लेटर लिखेगा और वहाँ से भी उनको कोई ना कोई जवाब आना चाहिए। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली होम ऑफिस के जुडिशियल रिव्यू यूनिट को एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजें, जिसमें आप उनसे कहें कि जी हमने इतना इंतज़ार किया, इतने देर से हम लोग बैठे हुए हैं, केस भी जीत चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, आपकी तरफ से जो डिले है वो बहुत अनरीजनेबल डिले है। एक तो ये कि आपको उसके अंदर कोई डैमेजेस या कोई कॉस्ट्स मिलनी चाहिए, दूसरा आपको फॉरेन स्टेटस मिलना चाहिए, और जो स्टेटस भी मिलेगा वो आपको इंडेफिनिट देना चाहिए, बिकॉज आप प्री 2012 जुलाई के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जी आपने अगर जुलाई 2012 से पहले एप्लीकेशन डाली और आप जीत लेते हैं उसको तो आपको इंडेफिनिट लीव ही मिलेगी। उस वक्त आपको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव देते थे वो इस चीज़ पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके टाइम उन्होंने बहुत लगाया है, बहुत डिले भी की है, सारा कुछ किया है, सो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सीधा इंडेफिनिट लीव दी जाए, क्योंकि आपके बच्चों ने इतना टाइम गुजार लिया। पांचवी चीज़ ये भी है कि आपके बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके 10 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। जो एक बच्चा आपने पहले बताया जिसके गालिबन आपने बताया 2-3 महीने रह गए हैं, अब वो बच्चे का भी जो टाइम कंप्लीट हो रहा है, अगर वो 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है और आपको स्टेटस नहीं आता तो आप उसके लिए ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो एक और बड़ा ओवरवेलमिंग फैक्टर आपके फेवर में चला जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अभी तक पता नहीं इसमें से आपने कोई चीज़ की है कि नहीं की है, लेकिन अगर कुछ किया है तो बाकी भी चीज़ें उसके साथ करके देखें। और वो जैसा कहते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आप ये दवा इस्तेमाल करें अफाका होगा। मुझे उम्मीद यही है कि आप इस तरह की ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, टोटके बताए हैं, इनको आप आजमा के जरूर देखिए, इसमें आपको कोई ना कोई फायदा होगा। अगर और कुछ भी नहीं होता तो आखिरी चीज़ जो आपको मैंने बताई थी जुडिशियल रिव्यू वाली, उसके अंदर आप उनको चैलेंज कीजिए, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू में आप कोर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ट्रेजरी सोलिसिटर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से फिर आपको कोई ना कोई मुफीद जवाब मिलना चाहिए। बिकॉज आपका जो पॉइंट होगा उसमें जाने के लिए वो ये होगा कि एक अनरीजनेबल डिले की गई है और उस डिले की वजह से आपके बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। सेक्शन 55 वाले पॉइंट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप वो एप्लीकेशन कीजिएगा। अगर आपको खुद समझ नहीं आती, ज़रूर अपने वकील से मशवरा कीजिएगा। मेरे से बात करनी हो तो आपको पता है मुझे किस तरह ढूंढना है, मैं कोई इतना मुश्किल नहीं हूँ ढूंढना। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं।
तो पहले क्वेश्चन में कुछ क्यूरीज भी हैं, तो वो मैं चाहती हूँ आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद रिप्लाई कर दीजिएगा। आप बताइए, मुझे जो नोट करना होगा मैं कर लूंगा, आप बताइए। सो मच सर, मेरा वीजा एक्सपायर। इतनी आपकी तमहीद के बाद कॉल कट गई आपकी। हेलो जी सर, हेलो। जी जी जी, बताइए क्या है। जी सर, मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है अगस्त 2016 में। ओके। और मेरा लास्ट सेमेस्टर अभी एमबीए का स्टार्ट होगा नवंबर के एंड से। अभी मैं एमबीए कर रही हूँ और ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल 2016 में। ठीक है। तो मुझे सर आपका जो आपने बताया था नवंबर के बाद जो अप्लाई करना है बैक होम से करना होगा, वो सारा तो हमने आपका लिसन कर लिया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा कोर्स है पीएचडी और लेवल 8 और एनीथिंग जो कि हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ओके। और उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं? अच्छा। सेकंडली ये सर, मैंने अपने कॉलेज से भी बात की थी, उन्होंने कहा था एज सून एज मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर दूं तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, पर उसके लिए ये है कि मुझे बैक होम जाना पड़ेगा। उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बच्चे भी यहाँ पर हैं एज ए डिपेंडेंट, तो सिर्फ अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ और बैक होम से जाके अप्लाई कर लूँ मैं, और उसके बाद जब जस्ट इन केस कि अगर मेरे अप्रूव कर देते हैं वो, मतलब मुझे एडमिशन दे देते हैं, वीजा आ जाता है, तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे हॉलीडेज में वहाँ पर आ जाएं और वो उस वक्त अप्लाई कर लें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं? ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मेरे बच्चे वहाँ पर आते हैं, अभी हम 2011 में यहाँ आए थे, उसके बाद से हम गए नहीं है, तो अगर वो छुट्टियों में बैक होम जाते हैं जस्ट इन केस अप्लाई करने के लिए, तो क्या उनकी वो कंटिन्यूटी जो 7 years की होती है वो टूट जाएगी या वो वहीं पर रहेगी, इवन कि अगर वो हॉलीडेज में जाते हैं? ठीक है। और सेकंडली कि अगर मेरा वीजा खुदा खासा रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग, मुझे पीएचडी के लिए नहीं अप्रूव करते, तो जो मेरा पिछला वीजा चल रहा होगा अभी जो अगस्त तक ऑलरेडी है, क्या मैं उसकी बेस पे यहाँ वापस आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ वाइंड अप करने के लिए या फर्दर अप्लाई करने के लिए या जो भी है? ओके। और ये है कि यहाँ आकर फिर मैं अपील कर सकती हूँ या वहीं से मुझे अपील अगर करनी है, अगर राइट मिलता है तो वहीं से करूँ या यहाँ आकर करूँ, या फिर कोई और केस इसके बाद आकर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी और भी है, बस करें जी। अच्छा, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई, अगर दूसरे कॉलेजेस में कर रहे हैं तो हम यहाँ से नहीं कर सकते। अच्छा, तो ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं? और लास्ट सर कॉमन जनरल क्वेश्चन है कि फंडिंग क्या रिक्वायर्ड होगी? अच्छा चलें ठीक है, अपना सवाल छोटा रखें। ये तो आपने पूरी की पूरी कंसल्टेशन यहीं पे कर दी टीवी के ऊपर बैठ के, ऐसा नहीं होता। मैं आपको छोटे छोटे जवाब दूंगा, गौर से सुन लीजिए। नंबर 1 आपने पूछा कि जी आपने जो वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है 2016 में, आपका अगर एक्सपायरी हो जाती है तो क्या आप यहाँ से किसी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कौन सा कोर्स हो सकता है? मैं तो आपको कोई कोर्स सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज मैं कॉलेजेस के बिजनेस में नहीं हूँ। सो आई एम सॉरी, ये तो आपको किसी कॉलेज से जो आपने यूनिवर्सिटी से आप बात करेंगे वहीं से आप जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, वो आपको वहीं से मिलेगा। अब आपने दूसरी बात पूछी कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन मिल रही है और आपको कहा गया कि आपको वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके आप अप्लाई करें, तो आप अपने बच्चों को और हस्बैंड को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, आप वहाँ पे अकेली जाके अप्लाई करें, तो क्या आप कर सकती हैं? ऑफकोर्स आप कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। आपका जो उससे रिलेटेड सवाल था वो ये कि आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप वापस यूके आ जाती हैं और फिर आपके बच्चे छुट्टियों में जाके वहाँ से जाके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करके आना चाहें तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि आप जब जा रही हैं यहाँ पे तो उनका वीज़ा अभी भी चल रहा है, आप मेन एप्लीकेंट हैं, आप जा रही हैं वापस, वो आपके डिपेंडेंट्स के तौर पे चल रहे हैं, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज उनके वो डिपेंडेंसी का वीज़ा चल रहा हो। जब आप वापस आती हैं, अब आपका वीज़ा चेंज हो गया, सो अगर अब वो वापस जाके वहीं से अपनी कंट्री से अप्लाई करके आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। मसला कहाँ पर होता है? जब वो आप यहाँ से उनको स्विच कराने की कोशिश करेंगी, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सो अगर वापस जाके वो अप्लाई करते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, वहाँ से अप्लाई करके आना चाहते हैं और फिर आपको ज्वाइन करते हैं, नो प्रॉब्लम, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के डिपेंडेंट्स के तौर पर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंसी अलाउड है तो फिर ये चीज का याद रखिएगा कि उस वक्त कानून क्या कहता है जिस वक्त आपने जाना है, क्योंकि आपको ये फॉलो करना है कि अगर कानून कहता है उस वक्त कि आप डिपेंडेंसी अब नहीं कर सकते हैं, आपको और डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर डिपेंडेंसी अलाउड है देन देयर इज नो इशू। फिर आपने अगला सवाल पूछा कि जी अगर बच्चे वापस जाते हैं और वहाँ से जाके अप्लाई करके आते हैं तो क्या उनकी 7 years की कंटिन्यूटी टूट जाती है? इसमें ये चीज़ याद रखें कि सब डिपेंड करता है वो कितनी देर के लिए जाते हैं वापस और क्या उनके पास वापस आने का वीज़ा है कि नहीं। अब ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैं इसमें गेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये कानून में कहीं पर लिखा हुआ नहीं होगा, आप इसके जितनी मर्जी सर्च कर लेंगे आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैं आपको वो बताऊँगा। मेरे नज़दीक इसमें जो बेहतरीन चीज़ होगी वो ये, नंबर 1 जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास इधर वापस यूके आने के लिए वीज़ा होना चाहिए।
चाहिए। सो एक तो ये चीज़। सेकेंडली, जब वो वापस जाते हैं तो जाके वो ज़्यादा देर वहाँ पे ना रहें, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हों और उसके बाद वो वापस आ जाएं, और अगर उसके अंदर उनको स्टेटस मिल जाता है तो फिर उनका वो टाइम चलता रहेगा। तीसरी चीज़, जो 7 साल वाली बात आपकी आती है, उसकी इंपॉर्टेंस तब बनती है अगर कल को आपके पास स्टेटस नहीं होता या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फिर जाके आपने उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं। फोर्थ चीज़ जो आपने पूछी, वो आपने कोई पब्लिक फंडिंग का और उसके बारे में पूछा, विच आई डिडंट क्वाइट गेट कि आपका सवाल क्या था उसके अंदर। सो मैं आई एम सॉरी, उसका जवाब नहीं आपको दे सकता। सिर्फ जो बात है कि बाकी आपका फंडिंग क्या रिक्वायर्ड है, जिस तरह किसी भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने टियर 4 के लिए अप्लाई करना होता है, आपके पास अपने मेंटेनेंस फंड्स होने चाहिए और आपके पास अपने कॉलेज की फीसें होनी चाहिए। जितना आपने पे कर दिया वो आपका रिसीट्स होंगी, जितना आपका पे होने वाला है वो आपका बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। ऑलराइट जी, प्लीज़ अपने सवाल छोटे रखें तो मैं ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकूँगा। ये बहुत लंबा आपने सवाल पूछ लिया, प्लीज़ ऐसे नहीं करना। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का आज का टाइम अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो रहा है। मेरे प्रोग्राम का मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप कोई ईमेल करना चाहते हैं, जैसा हमेशा कहता हूँ कोई छोटा सवाल होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके दफ्तर में से कोई भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं स्काइप पे भी, फेस टाइम पे भी हर तरह से कंसल्टेशन आपके साथ कर सकता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। इस हफ्ते जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इंशाल्लाह थर्सडे को बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगले हफ्ते मंडे को यहीं पे शाम को 6 बजे आपसे मुलाकात होगी वीनस टीवी पे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।